हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स, गर्ल्स कॉलेज कोटा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में एक बार पुनः आपके साथ रूबरू हूँ लियोन्टिव पैराडॉक्स के साथ। फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियो सीरीज़ से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत डिटेल में पढ़ा और पिछली 3 कड़ियों में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत यानी कि हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की जो वीडियो सीरीज है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने सिद्धांत का प्रसिद्ध प्रमेय साधन संपन्नता प्रमेय डिटेल में पढ़ा। दूसरा जो लेक्चर था, वीडियो था, उसमें हमने जो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत का एक बहुत ही लोकप्रिय प्रमेय है साधन कीमत समानीकरण प्रमेय, उसकी विस्तार से चर्चा की। इसकी तीसरी कड़ी में हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की जो अवास्तविक मान्यताएं हैं उनके आधार पर इस सिद्धांत की जो आलोचनाएं की गई हैं उनको हमने विस्तार से पढ़ा और विशेष तौर पर जो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल या साधन गहनता प्रतिलोमता और उसके प्रभाव हैं साधन कीमत समानीकरण पर, उस पर हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की। आशा है पिछले जो लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के सर्वाधिक लोकप्रिय पैराडॉक्स, लियोन्टिव पैराडॉक्स के बारे में। फ्रेंड्स, रूसी अमेरिकी अर्थशास्त्री और गणितज्ञ वेस्ली डब्ल्यू लियोन्टिव, इनका अर्थशास्त्र में जो सर्वाधिक लोकप्रिय या प्रसिद्ध योगदान है वह है इनपुट आउटपुट टेबल। हम सभी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी और गणित के विद्यार्थी इनपुट आउटपुट जो टेबल है उसके बारे में जानते हैं और इसके महत्व को समझते हैं। तो डब्ल्यू लियोन्टिव ने इनपुट आउटपुट टेबल बनाई और इसका जो प्रयोग था वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 1947 का जो डाटा था उसको इस्तेमाल करते हुए हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के जो आनुभविक परीक्षण है उसके लिए इन्होंने सर्वप्रथम किया। तो इनपुट आउटपुट टेबल के माध्यम से इन्होंने हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत का अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो परीक्षण किया था उसके जो परिणाम आए वो बहुत ही विरोधाभासी थे, जो कि आर्थिक साहित्य में लियोन्टिव पैराडॉक्स के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वेस्ली विलियम लियोन्टिव द्वारा हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए किए अनुभवजन्य परीक्षण से प्राप्त विरोधाभासी परिणाम अर्थशास्त्र में लियोन्टिव विरोधाभास के नाम से प्रसिद्ध हैं। लियोन्टिव विरोधाभास के अनुसार एक उच्च पूंजी श्रम अनुपात वाले देश द्वारा आयातित वस्तुएं उसके निर्यातों की अपेक्षा अधिक पूंजी गहन हैं। लियोन्टिव ने जो अध्ययन किया था 1947 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का, उसके जो परिणाम आए वो इस प्रकार थे कि अमेरिका, जो कि उस समय का सर्वाधिक पूंजी संपन्न राष्ट्र था, उसके जो आयात थे वो उसके निर्यातों की तुलना में अधिक पूंजी गहन थे। जबकि हमने हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत में अध्ययन किया, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जो उस साधन का गहनता से प्रयोग करती है जिसकी उपलब्धि उस देश में सापेक्ष रूप से अधिक है। इसका तात्पर्य क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो पूंजी संपन्न राष्ट्र है उसके निर्यात तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन होंगे और आयात तुलनात्मक रूप से श्रम गहन होंगे। लेकिन लियोन्टिव ने 1947 के आंकड़े इस्तेमाल करते हुए
अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जो अनुभवजन्य परीक्षण किया, उसके जो परिणाम थे उसके अनुसार अमेरिका, जो कि सर्वाधिक पूंजी संपन्न राष्ट्र था, उसके द्वारा किए जाने वाले आयात उसके निर्यातों की तुलना में अधिक पूंजी गहन पाए गए। लियोन्टिफ जो थे, उनका परिचय इस प्रकार से है कि ये एक रूसी अर्थशास्त्री थे जो कि बाद में अमेरिका में बस गए और अमेरिका के जो विभिन्न प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, यहाँ पर उन्होंने पठन पाठन का काम किया। लियोन्टिफ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनका ऑपरेशंस रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान है। अर्थशास्त्र के साथ साथ इनपुट आउटपुट एनालिसिस के ये फाउंडर माने जाते हैं। इसके लिए इनको अपने साथियों के साथ 1973 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1953 में हेक्सर-ओह्लेन सिद्धांत के जो निष्कर्ष थे, उनका अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इन्होंने अनुभवजन्य परीक्षण किया और इसके लिए इन्होंने अपने द्वारा तैयार की गई इनपुट आउटपुट टेबल का उपयोग किया। और ये जो अध्ययन था, इसमें आश्चर्यजनक रूप से विरोधाभासी तथ्य सामने आया कि हेक्सर-ओह्लेन सिद्धांत के निष्कर्षों के विपरीत अमेरिका, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, उस समय सर्वाधिक पूंजी संपन्न राष्ट्र था। इसके निर्यात तुलनात्मक रूप से श्रम गहन थे तथा आयात तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन थे। ये जो निष्कर्ष था, ये बहुत ही चौंका देने वाला था। स्वयं जो लियोन्टिफ थे वो भी समझ नहीं पाए कि जो अध्ययन है उसके निष्कर्ष इस प्रकार से क्यों आए। तो ये जो निष्कर्ष है, ये अर्थशास्त्र में लियोन्टिफ विरोधाभास के नाम से, लियोन्टिफ पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो निष्कर्ष थे इतने विस्मयकारी थे कि इस विषय पर शोध के लिए बहुत सारे अर्थशास्त्री प्रेरित हुए और मेरे ख्याल से केवल अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लियोन्टिफ पैराडॉक्स के जो निष्कर्ष हैं, उनके ऊपर जितनी शोध हुई है अर्थशास्त्र में, अन्य किसी विषय पर नहीं हुई। आज दिन तक भी यह जो विषय है, ये अर्थशास्त्रियों के लिए रुचि का विषय बना हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम इस अध्ययन की जो मेथोडोलॉजी है या जो अध्ययन पद्धति है, उसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो लियोन्टिफ ने इस अनुभवजन्य परीक्षण के लिए या इस एम्पिरिकल स्टडी के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था का चयन किया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 1947 का जो डाटा था, आंकड़े थे, उनको इस्तेमाल करते हुए इनपुट आउटपुट टेबल तैयार की। इस इनपुट आउटपुट टेबल का उपयोग हेक्सर-ओह्लेन सिद्धांत के एम्पिरिकल स्टडी के लिए, अनुभवजन्य परीक्षण के लिए इन्होंने किया। अपने अध्ययन में इन्होंने 200 उद्योगों के समूह को सम्मिलित किया, यानी 1947 में अमेरिका के 200 उद्योग इन्होंने अपने अध्ययन में शामिल किए। इन 200 उद्योगों को कंसोलिडेट करके, यानी समेकित करके, इन्होंने 50 क्षेत्रों में बांट दिया। ये जो 50 क्षेत्र इन्होंने अपने अध्ययन में लिए कंसोलिडेटेड, इनमें से 38 व्यापारिक वस्तुएं थी। 38 जो वस्तुएं थी वो ट्रेडेबल वस्तुएं थी, व्यापारिक वस्तुएं थी। व्यापारिक वस्तुओं का तात्पर्य जिनका या तो आयात किया जाता था अमेरिका द्वारा या फिर जिनका अमेरिका द्वारा निर्यात किया जाता था। शेष जो 12 वस्तुएं थी वो गैर व्यापारिक थी, जिन्हें केवल लेखों की समानिका यानी अकाउंट्स की आइडेंटिटी के रूप उद्देश्य से अध्ययन में सम्मिलित किया गया था। अब ये जो 48 व्यापारिक वस्तुएं लियोन्टिफ ने अपने अध्ययन में सम्मिलित की, इसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। पहला था निर्यातक उद्योग। निर्यातक उद्योग का तात्पर्य हुआ ऐसी वस्तुएं जिनका अमेरिका द्वारा अन्य देशों को निर्यात किया जाता था। दूसरा जो क्षेत्र था
वो था आयात प्रतिस्थापक उद्योग। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा इस अध्ययन के लिए ध्यान देने योग्य है या ध्यान से समझने योग्य है। सामान्यतया हम निर्यात और आयात उद्योग का अध्ययन के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन लियोनटिफ ने जो अध्ययन पद्धति अपनाई उसमें अमेरिका द्वारा जिन वस्तुओं का अन्य देशों से आयात किया जाता था उनका उत्पादन जिन देशों में हो रहा था वहाँ का पूंजी श्रम अनुपात इन्होंने इस्तेमाल अध्ययन में नहीं किया, बल्कि इन उद्योगों का अमेरिका में ही जब उत्पादन किया गया तो वहाँ पर पूंजी श्रम अनुपात क्या था, यह डाटा या यह सूचना इन्होंने अपने अध्ययन में इस्तेमाल की। तो इसलिए इस सेक्टर को हम आयात उद्योग की बजाय आयात प्रतिस्थापक उद्योग का नाम दे रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग सेक्टर, एक्सपोर्टिंग सेक्टर तथा दूसरा हो गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग सेक्टर या आयात प्रतिस्थापक उद्योग। लियोनटिफ ने अपने अध्ययन में उत्पादन के दो साधन भूमि तथा पूंजी को शामिल किया और अपने अध्ययन के लिए दोनों उद्योगों में, यानी कि निर्यात उद्योग में भी कितना कैपिटल लेबर रेशो या पूंजी श्रम अनुपात आवश्यक है इसकी गणना की, साथ ही साथ जो आयात प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं या उद्योग हैं उनमें कितना पूंजी श्रम अनुपात चाहिए इसकी भी इन्होंने गणना की। फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड है इसमें इस टेबल के माध्यम से लियोनटिफ द्वारा किए गए जो अनुभवजन्य परीक्षण या अध्ययन है उसके परिणामों को दर्शाया गया है। तो लियोनटिफ के द्वारा किए गए परीक्षण के परिणाम जो हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें 1947 वर्ष में प्रति US मिलियन डॉलर अमेरिकी निर्यात व आयात प्रतिस्थापक उद्योगों में अमेरिका का जो घरेलू पूंजी श्रम की आवश्यकता है उसको मापा गया है। पूंजी जो मापी गई है वो 1947 की कीमतों में US डॉलर में मेज़र की गई है और जो श्रम है वो श्रम वर्षों में मेज़र किया गया है। तो ये जो परिणाम है इसको देखने से हमको पता चल रहा है कि US में 1947 की कीमतों में इतने डॉलर निर्यात उद्योग में आवश्यकता थी पर US मिलियन डॉलर उत्पादन के लिए लगभग 2.5 मिलियन डॉलर, और पर US मिलियन डॉलर उत्पादन के लिए जो आयात प्रतिस्थापक उद्योग थे उसमें लगभग 3.09 मिलियन डॉलर पूंजी इस्तेमाल की गई। जो श्रम वर्ष थे एक US मिलियन डॉलर के उत्पादन में निर्यात उद्योग में लगभग 1,82,313 श्रम वर्ष खर्च हुए और आयात प्रतिस्थापक उद्योग में लगभग 17,004 श्रम वर्ष खर्च हुए प्रति US मिलियन डॉलर उत्पादन के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो निर्यात उद्योग है उसकी अपेक्षा आयात प्रतिस्थापक उद्योग में पूंजी की जो आवश्यकता थी पर US मिलियन डॉलर उत्पादन के लिए वो अधिक इसमें हमको नज़र आ रही है। इसी प्रकार से जो श्रम है वो निर्यात उद्योग में ज़्यादा उसकी आवश्यकता है और आयात प्रतिस्थापक उद्योग में इसकी आवश्यकता कम है। तो टेबल को देखने से ही हमको पता चल रहा है कि जो निर्यात उद्योग में है उसमें पर US मिलियन डॉलर पूंजी की जो आवश्यकता है वो आयात प्रतिस्थापक उद्योग की तुलना में कम है और जो श्रम की आवश्यकता है वो आयात प्रतिस्थापक उद्योगों की तुलना में अधिक है। तो अगर हम रेशो के रूप में देखें तो डॉलर प्रति श्रम वर्ष निर्यात उद्योग में था 13,911 और आयात प्रतिस्थापक उद्योग में था 18,185, यानी कि जो कैपिटल लेबर रेशो है वो निर्यात उद्योग में 13,911 है और आयात प्रतिस्थापक उद्योगों में 18,185 है। तो दोस्तों इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो निर्यात उद्योग है
उसमें आयात प्रतिस्थापक उद्योग की तुलना में जो कैपिटल लेबर रेशो यानी कि पूंजी श्रम अनुपात है वो कम पाया गया। जबकि हम जानते हैं कि जो अमेरिका है वो एक पूंजी संपन्न राष्ट्र है, तो उसके जो निर्यात हैं वो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार तुलनात्मक रूप से अधिक पूंजी गहन होने चाहिए थे, और जो आयात हैं वो कम पूंजी गहन होने चाहिए थे। तो उक्त तालिका के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वर्ष 1947 में अमेरिका में निर्यात उद्योगों की अपेक्षा आयात प्रतिस्थापक उद्योग में पूंजी श्रम अनुपात अधिक था। और फ्रेंड्स, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसको, तो ये जो पूंजी श्रम अनुपात है आयात प्रतिस्थापक उद्योगों में, ये निर्यात उद्योग की तुलना में 30% अधिक पाया गया। ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, इसको यदि हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो ये जो संख्या है ये इसकी तुलना में 30% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका जिन वस्तुओं का आयात करता था वे उसके निर्यात उद्योगों की तुलना में लगभग 30% अधिक पूंजी गहन थी। जबकि हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत क्या कहता है कि अमेरिका एक पूंजी संपन्न राष्ट्र है, इसलिए उसके आयात प्रतिस्थापक उद्योग अपेक्षाकृत अधिक पूंजी गहन होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली जो स्लाइड थी उसमें टेबल के माध्यम से लियोनटीफ का जो अध्ययन था उसके निष्कर्ष पढ़े और पाया कि ये विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हुआ। हेक्सर-ओहलिन जो सिद्धांत है उसके अनुसार निर्यात उद्योग अमेरिका के आयात प्रतिस्थापक की तुलना में अधिक पूंजी गहन होने चाहिए, जबकि जो लियोनटीफ का अध्ययन था उसके निष्कर्ष में ये आया कि अमेरिका के जो आयात प्रतिस्थापक उद्योग हैं वो अमेरिका के निर्यातक उद्योग की तुलना में 30% अधिक पूंजी गहन है। तो फ्रेंड्स, ये जो अध्ययन था इसके निष्कर्ष बहुत ही अविश्वसनीय और चौंकाने वाले थे। स्वयं लियोनटीफ को भी इन निष्कर्षों पर विश्वास नहीं हुआ। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो विषय था कि लियोनटीफ के अध्ययन के परिणाम और हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के जो परिणाम थे उनमें विरोधाभास पाया गया। ये जो विषय था ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो शोधकर्ता थे उनमें बहुत लोकप्रिय हो गया, और बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत का तथा लियोनटीफ विरोधाभास दोनों का गहन अध्ययन करके इसके कारणों को खोजने का प्रयास किया। बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत को सही सिद्ध करने की कोशिश की, और कुछ ने लियोनटीफ पैराडॉक्स को, और कुछ के अनुसार दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। तो इसकी बहुत सारे अध्ययन हुए, बहुत सारे जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसकी जो अध्ययन पद्धति थी उसके आधार पर इसकी आलोचना की। अब इन्हीं में से एक अर्थशास्त्री जिन्होंने कि इस पैराडॉक्स का बहुत डिटेल में अध्ययन किया और इसके कारणों को जानने की कोशिश की, एक थे बोरिस स्वर्लिंग। तो 1953 में ही बोरिस स्वर्लिंग ने इसका अध्ययन करते हुए ये कहा कि ये जो अध्ययन था इसमें विरोधाभासी परिणाम इसलिए प्राप्त हुए कि लियोनटीफ ने 1947 वर्ष के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। अब ये जो 1947 वर्ष है ये एक असामान्य वर्ष था। असामान्य वर्ष क्यों था? क्योंकि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी देशों की उत्पादन की और व्यापार की संरचना बिगड़ी हुई थी। तो इसी कारण से अमेरिका की भी जो व्यापारिक संरचना थी, उत्पादन की संरचना थी, वो बिगड़ी हुई थी और सामान्य नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में इस अध्ययन के कारण जो विरोधाभास आया है, और ये अगर हम किसी और साल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो शायद यह विरोधाभास नहीं आएगा। फ्रेंड्स, इस आलोचना का सामना करते हुए
1956 में स्वयं लियोनटीफ ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक और वर्ष 1951 के लिए आयात व निर्यात की संरचना का अध्ययन किया। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि लियोनटीफ ने दोबारा इनपुट आउटपुट टेबल बनाई 1951 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का डाटा इस्तेमाल करते हुए। इसमें इन्होंने 192 कंसोलिडेटेड सेक्टर्स को अपने अध्ययन में, यानी 192 समेकित उद्योगों को अपने अध्ययन में सम्मिलित किया। लेकिन इस अध्ययन में भी समान परिणाम ही लियोनटीफ को प्राप्त हुए। अमेरिकी जो आयात थे वो अमेरिकी निर्यातों की तुलना में अधिक पूंजी गहन पाए गए। तो ये जो अध्ययन था इसमें अमेरिकी आयात अमेरिकी निर्यातों की तुलना में 6% अधिक पूंजी गहन थे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि जो 1947 के समंकों के आधार पर लियोनटीफ ने अध्ययन किया था उसमें अमेरिकी जो आयात थे वो अमेरिकी निर्यातों की तुलना में 30% अधिक पूंजी गहन थे, जबकि इस अध्ययन में जो अमेरिकी आयात थे वो निर्यातों की तुलना में 6% अधिक पूंजी गहन थे। हालांकि जो गैप है वो कम हुआ, लेकिन जो प्रकृति है आयात और निर्यात की संरचना की उसमें परिवर्तन नहीं आया। अब जो आलोचक थे उन्होंने इस संबंध में भी ये तर्क दिया कि जो 1956 है वह भी एक सामान्य वर्ष नहीं था। 1956 तक भी द्वितीय विश्व युद्ध का व्यापार की संरचना पर और अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव था, यह प्रभाव खत्म नहीं हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संरचना थी अर्थव्यवस्थाओं की, व्यापार की, वह 1956 तक भी सामान्य नहीं हुई थी। अब रॉबर्ट बाल्डविन नाम के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने 1971 में एक बार फिर से अमेरिकी व्यापार के आंकड़ों का अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने 1962 वर्ष के जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के समंक थे उनका उपयोग या इस्तेमाल किया। फिर से मैं रिपीट करती हूँ फ्रेंड्स, रॉबर्ट बाल्डविन ने 1962 के अमेरिकी अर्थव्यवस्था के व्यापार के आंकड़ों का अध्ययन करते हुए 1971 में एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में अमेरिकी जो आयात थे वो अमेरिका के निर्यातों की तुलना में पुनः 27% अधिक पूंजी गहन पाए गए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि रॉबर्ट बाल्डविन ने जो अध्ययन किया अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हेक्सर ओहलिन सिद्धांत का, उसमें भी लियोनटीफ विरोधाभास के समान ही परिणाम प्राप्त हुए। 1971 में भी जो अध्ययन हुआ उसमें भी 27% अमेरिकी जो आयात थे वो निर्यातों की तुलना में अधिक पूंजी गहन थे। तो अभी तक भी विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हुए। अब बहुत सारे जो अर्थशास्त्री थे वो ये कहते थे कि जो हेक्सर ओहलिन सिद्धांत है वो तार्किक दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो ये जो अध्ययन हुआ इसमें जरूर गणना संबंधी कोई भूल हुई होगी, तभी इस प्रकार के विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इस अध्ययन के बाद में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हेक्सर ओहलिन थ्योरी का कोई अनुभवजन्य अध्ययन नहीं हुआ। हाँ, अन्य देशों में जरूर कई शोधकों ने या रिसर्चर्स ने लियोनटीफ का जो मेथड है उसी को फॉलो करते हुए, यानी कि इनपुट आउटपुट टेबल का इस्तेमाल करते हुए अन्य देशों में हेक्सर ओहलिन सिद्धांत के जो अनुभवजन्य परीक्षण करने की चेष्टा की। तो उनके बारे में भी हम अब विस्तार से पढ़ते हैं या उसकी चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, 1959 में टाटेमोटो तथा इकिमुरा इन दो अर्थशास्त्रियों ने जापान के व्यापार के प्रारूप का अध्ययन किया। इस अध्ययन में भी लियोनटीफ के समान ही विरोधाभासी स्थिति देखने को मिली। ये जो वर्ष था 1959, इसमें जापान जो था वो एक तुलनात्मक रूप से या सापेक्ष रूप से श्रम बाहुल्य वाला राष्ट्र था, लेकिन उसके जो निर्यात थे वो पूंजी गहन वस्तुओं के थे।
और आयातित वस्तुएं थी वो तुलनात्मक रूप से श्रम गहन थी। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जापान एक श्रम बाहुल्य वाला राष्ट्र था, तो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार जापान के जो निर्यात हैं वो श्रम गहन और जापान के आयात तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन होने चाहिए थे। जबकि ये जो टाटेमोटो एंड इकिमुरा द्वारा किया गया अध्ययन था, इसमें पाया गया कि जापान के जो निर्यात हैं वो तो पूंजी गहन है और जापान के जो आयात हैं वो श्रम गहन है। तो इस अध्ययन में जापान का जो व्यापार का प्रारूप था या व्यापार की संरचना थी वो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुरूप नहीं पाई गई, बल्कि लियोनटीफ का जो अध्ययन था उसके अनुरूप पाई गई। इसका मतलब 1959 की ये जो अध्ययन है इसमें हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत फिर से सही सिद्ध नहीं हो पाया। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इस विरोधाभास के कारणों को जानने की कोशिश की और इसका विश्लेषण किया और इसके संबंध में निम्न तर्क दिए। कहा गया कि विकास के स्तर के अनुपात में जापान विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच की श्रेणी में आता है। यानी कि 1959 जो साल था, वर्ष था, उसमें जापान ना तो पूर्णतया विकसित राष्ट्र था ना ही पूर्णतया विकासशील, वो इन दोनों के बीच में किसी श्रेणी में आता था। और जापान जो अपने निर्यात करता था वो ज़्यादातर विकसित औद्योगिक राष्ट्रों को करता था। तो जापान की जो डिमांड थी वो बेसिकली विकसित जो औद्योगिक राष्ट्र थे वहाँ से आ रही थी और विकसित औद्योगिक राष्ट्रों की जो मांग थी वो स्वाभाविक रूप से अधिक पूंजी गहन होगी। तो इसलिए जापान जो था वो पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात कर रहा था। जापान के 75% जो निर्यात थे वो विकासशील राष्ट्रों को किए जा रहे थे जो कि पूंजी गहन थे। इस प्रकार अमेरिका व जापान के मध्य व्यापार का जो प्रारूप है वो भी हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार ही पाया जा रहा है, ऐसा आलोचक कह रहे थे। लेकिन फिर बाद में इसके लिए तर्क दिया कि परमाणु बम के बाद जापान में जो फैक्ट्रियां थी वो नष्ट हो गई थी। केवल उच्च प्रशिक्षित श्रमिक ही जापान में बचे थे जो कि पूंजी गहन उद्योगों में कार्य करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो तर्क है ये भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों या विचारकों को सही प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि केवल जापान ने ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों ने भी युद्ध के विनाशकारी परिणाम भुगते थे। तो फिर जापान में जो स्थिति थी वो अन्य देशों में भी होनी चाहिए थी, ऐसा आलोचकों का कहना था। तो टाटेमोटो एंड इकिमुरा का ये जो अध्ययन था इसमें भी जो शोधकर्ता थे वो संतुष्ट नहीं हुए कि ये स्थिति क्यों देखने को मिली। इसी प्रकार दो और अर्थशास्त्री या शोधकर्ता स्टॉल्पर तथा रॉस्केम, इन्होंने 1961 वर्ष के लिए पूर्वी जर्मनी जो देश था उसमें लियोनटीफ का जो मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इनपुट आउटपुट टेबल को इस्तेमाल करते हुए पूर्वी जर्मनी के व्यापार प्रारूप का अध्ययन किया। और इस अध्ययन में ये पाया गया कि पूर्वी जर्मनी के जो निर्यात थे वो पूंजी गहन थे। तो आलोचकों का ये कहना है कि पूर्वी जर्मनी का लगभग 3/4 व्यापार केवल साम्यवादी देशों के साथ था और जो पूर्वी जर्मनी है वो अपने दूसरे जो व्यापारिक सहयोगी हैं उनकी अपेक्षा अधिक पूंजी संपन्न राष्ट्र था। तो इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि पूर्वी जर्मनी का जो व्यापार प्रारूप है वो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुरूप ही पाया गया है कि पूर्वी जर्मनी चूंकि एक पूंजी संपन्न राष्ट्र है तो पूर्वी जर्मनी के जो निर्यात हैं वो भी पूंजी गहन होने चाहिए। तो ये जो स्टडी थी इसमें हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत है वो सही सिद्ध पाया गया। 1975 में एक और शोधकर्ता होंग ने 1966 से लेकर के 1972 वर्ष के लिए दक्षिण कोरिया के व्यापार प्रारूप का अध्ययन किया और इस अध्ययन के भी जो परिणाम आए वो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के साथ
तर्कसंगत थे। इसका मतलब दक्षिण कोरिया अपनी साधन संपन्नता के अनुरूप ही आयात और निर्यात कर रहा था। फ्रेंड्स, एक और स्टडी इसी से मिलती जुलती कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए की गई। 1961 में 1961 में वहेल नाम के अर्थशास्त्री या रिसर्चर ने कनाडा कंट्री के व्यापार प्रारूप का अध्ययन किया। अब कनाडा जो देश था वो अपने अधिकांश निर्यात अमेरिका के साथ कर रहा था, जो कि पूंजी गहन थे। तो कनाडा तक का जो व्यापार प्रारूप था वो हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत के साथ तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि जो अमेरिका था वो कनाडा की तुलना में अधिक पूंजी संपन्न राष्ट्र था। तो हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत यदि सही होता है तो कनाडा के अमेरिका के साथ जो निर्यात थे वो तुलनात्मक रूप से श्रम संपन्न और आयात तुलनात्मक रूप से पूंजी संपन्न थे, जबकि ऐसा अध्ययन में नहीं पाया गया। फ्रेंड्स, इसी प्रकार की एक और स्टडी या अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर भारद्वाज नाम के अर्थशास्त्री ने की, जिसमें कि 1962 का जो आंकड़े हैं व्यापार के वो इस्तेमाल किए गए थे और इसमें भारत के व्यापार प्रारूप का अध्ययन किया। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 1962 में और इवन आज तक भी भारत एक तुलनात्मक रूप से श्रम संपन्न राष्ट्र हैं। तो यदि हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत सही होता है तो भारत के जो निर्यात हैं वो तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन तथा जो आयात हैं वो भारत के जो आयात हैं वो तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन होने चाहिए तथा भारत के निर्यात तुलनात्मक रूप से श्रम संपन्न या श्रम गहन होने चाहिए। भारत के जो निर्यात हैं वो ज़्यादातर देशों को श्रम गहन थे। इस अध्ययन में ऐसा पाया गया। तो भारत का जो व्यापार प्रारूप था वो सामान्यतया हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत के अनुरूप ही था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत सही सिद्ध हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, इस अध्ययन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य इसमें से निकलता है कि हालांकि अन्य सभी देशों में भारत के जो निर्यात हैं वो तुलनात्मक रूप से श्रम संपन्न या श्रम गहन और आयात पूंजी गहन थे, लेकिन अमेरिका देश को तो भारत भी पूंजी गहन वस्तुओं का ही निर्यात कर रहा था। तो ये जो फैक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाला फैक्ट है, जिस पर अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत हुई। अब फ्रेंड्स, ये जो पिछली स्लाइड्स में हमने स्टडीज़ पढ़ी, लियोनटिफ की खुद की स्टडी, फिर लियोनटिफ ने दोबारा इसको अध्ययन करने की कोशिश की और बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अन्य देशों में भी इसका अध्ययन किया। तो ज़्यादातर देशों में लियोनटिफ पैराडॉक्स की स्थिति पाई गई, लेकिन एक दो कंट्रीज़ में हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत भी सही सिद्ध हुआ। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थशास्त्र में यह एक बहुत ही ज़्यादा रुचि का विषय है कि जो हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत है वह सही है या जो लियोनटिफ का अध्ययन वह सही है। अर्थशास्त्री ना तो लियोनटिफ के अध्ययन में कोई कमी ढूंढ पाते हैं और ना ही हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत की तार्किकता में। तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, शोधकों ने, रिसर्चर्स ने यह एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्यों देखने को मिलती है। तो इसके संबंध में बहुत सारी व्याख्याएं हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इसकी एक्सप्लेनेशन या व्याख्या है वो ये है कि अमेरिका का जो श्रमिक है वो अन्य राष्ट्रों के श्रम की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अब फ्रेंड्स, ये जो एक्सप्लेनेशन या व्याख्या है ये स्वयं लियोनटिफ ने इस विरोधाभास की है। लियोनटिफ का कहना था कि अमेरिका का जो श्रमिक है वो अन्य राष्ट्रों के श्रम की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो हम अमेरिका के जो श्रम शक्ति है उसको यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो अमेरिका एक पूंजी संपन्न राष्ट्र की बजाय एक श्रम संपन्न राष्ट्र हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में यदि इसके निर्यात श्रम गहन है और आयात तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन है तो लियोनटिफ पैराडॉक्स जो है
वो भी सही सिद्ध होगा तथा हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत भी। तो अमेरिका में जो श्रम की पूर्ति है वो वास्तविक पूर्ति की 3 गुना मानी जानी चाहिए, लेकिन अर्थशास्त्रियों को यह व्याख्या उचित प्रतीत नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ऐसा कोई अध्ययन या स्टडी नहीं हुई जो कि यह सिद्ध करे कि जो अमेरिका के जो श्रमिक हैं वो अन्य देश की तुलना में अधिक कार्यकुशल हैं। अब मान लीजिए अगर ऐसा है भी कि अमेरिका के जो श्रमिक हैं वो अन्य देश के श्रमिकों की तुलना में ज़्यादा कार्यकुशल है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कोई भी श्रमिक दूसरे श्रमिकों की तुलना में अधिक कार्यकुशल तभी हो सकता है जबकि उसको प्रति श्रमिक अन्य देशों की तुलना में अधिक पूंजी उपलब्ध हो। यदि श्रम को पूंजी का सहयोग मिलता है या सहायता मिलती है तभी उसकी कार्यकुशलता बढ़ती है। तो यदि अमेरिका का श्रमिक अन्य देशों के श्रमिक की तुलना में अधिक एफिशिएंट है, अधिक कार्यकुशल है, तो उसके पास जो पूंजीगत साजो सामान है, औजार हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो ज़्यादा होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। तो फिर यदि ऐसा है तो अमेरिका एक श्रम संपन्न राष्ट्र न होकर पूंजी संपन्न राष्ट्र ही माना जाएगा। वैसे भी फ्रेंड्स, आलोचकों का ये कहना है कि जो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत है वो अपने साधनों में समरूपता की मान्यता लेता है, यानी कि जो सभी साधन है वो समरूप है और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो कार्यकुशलता है वो सभी देशों में एक समान है। तो जब हमने हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत में साधनों की समरूपता की मान्यता ली है तो वो हम अमेरिका के जो श्रमिक है उसको वो अन्य देशों की तुलना में अधिक उत्पादक नहीं मान सकते। ऐसा यदि हम करेंगे तो फिर हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत सही सिद्ध नहीं होगा। तो ये जो व्याख्या है ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं मानी गई। फ्रेंड्स, इसी संबंध में 1965 में क्रेनन ने अमेरिका के इंजीनियर व श्रमिकों का एक सर्वेक्षण किया और यह जांचने की कोशिश की कि क्या अमेरिकी श्रमिक लियोनटीफ के अनुसार अन्य राष्ट्रों के श्रम की अपेक्षा 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो सर्वेक्षण में पाया गया कि जो अमेरिका का श्रमिक था वो अन्य देशों के श्रमिक की तुलना में 20-25% अधिक कार्यकुशल था, लेकिन यह जो अंतर है ये काफ़ी नगण्य है और लियोनटीफ का जो विरोधाभास है उसकी व्याख्या नहीं करता। अर्थशास्त्रियों का मत है कि लियोनटीफ ने अपने मॉडल में अमेरिका के आयात प्रतिस्थापक उद्योगों में पूंजी श्रम की गणना करी है, जबकि इन उद्योगों में पूंजी श्रम अनुपात की गणना उस देश के लिए करनी चाहिए थी जहां ये उत्पादित हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लियोनटीफ की जो मेथडोलॉजी है वो ही गलत है। लियोनटीफ ने आयातित उद्योगों के पूंजी श्रम अनुपातों की गणना जिस देश में वस्तु उत्पादित हुई है वहाँ करने की बजाय स्वयं के देश में उनको आयात प्रतिस्थापक उद्योग माना और स्वयं के देश में उसकी गणना की। तो जो आलोचक हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है अमेरिका में इन वस्तुओं के उत्पादन में पूंजी गहन तकनीकी से उत्पादन हुआ हो, लेकिन दूसरे देश में जहाँ से ये आई है वहाँ पर ये श्रम गहन हो। यह जो तर्क है दोनों देशों में तकनीकी सेम है, इस मान्यता के साथ तर्कसंगत नहीं है। दोस्तों, लियोनटीफ के अध्ययन में विरोधाभासी निष्कर्ष पाए जाने के पीछे दूसरी जो प्रमुख व्याख्या अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई वह है साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति का पाया जाना। 1956 में 2 शोधार्थी जोन्स तथा रॉबिन्स, इन्होंने यह तर्क दिया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लियोनटीफ विरोधाभास का कारण साधन गहनता प्रतिलोमता का पाया जाना है। यदि किसी वस्तु का उत्पादन पूंजी संपन्न देश पूंजी गहन तकनीकी से करता है तथा श्रम संपन्न देश श्रम गहन तकनीकी से करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वस्तु के उत्पादन में साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति है, यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में वस्तुओं में साधन गहनता बदल सकती है। जिस प्रकार से कृषि भारत में श्रम गहन उद्योग है जबकि अमेरिका में यह पूंजी गहन उद्योग है।
अब यदि अमेरिका भारत से कृषिगत वस्तुओं का आयात करता है तो लियोनटीफ की जो अध्ययन पद्धति या मेथोडोलॉजी है उसके अनुसार यह एक विरोधाभासी निष्कर्ष होगा, क्योंकि अमेरिका एक पूंजी बाहुल्य वाला देश होकर पूंजी गहन वस्तु का आयात कर रहा है, जबकि उसको पूंजी गहन वस्तु का निर्यात और श्रम गहन वस्तु का आयात करना चाहिए। इसी प्रकार यदि भारत अमेरिका से कृषिगत वस्तुओं का आयात करता है तो भी यह लियोनटीफ की अध्ययन पद्धति के अनुसार भारत में विरोधाभास होगा, क्योंकि भारत एक श्रम बाहुल्य वाला देश है तो उसको श्रम बाहुल्य वाली चीज़ों का निर्यात और पूंजी बाहुल्य वस्तुओं का आयात करना चाहिए, ना कि श्रम बाहुल्य वाली कृषिगत वस्तुओं का। साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति में लियोनटीफ विरोधाभास का पाया जाना अवश्यंभावी है। यदि दोनों व्यापारिक देशों में भी मतलब लियोनटीफ पैराडॉक्स इस स्थिति में पाया जा सकता है या किसी एक देश में भी, तो एक ना एक व्यापारिक पार्टनर में तो ये विरोधाभासी स्थिति पाई ही जाएगी यदि साधन गहनता प्रतिलोमता पाई जाती है। तो अब देखने की बात दोस्तों यह है कि क्या साधन गहनता प्रतिलोमता वास्तव में पाई जाती है या इस संबंध में कोई अध्ययन हुआ है अथवा नहीं हुआ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस विषय में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वास्तविक जगत में क्या साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति पाई जाती है। तो इस संबंध में भारतीय अर्थशास्त्री मिन्हास ने 1963 में 24 उद्योगों का अध्ययन किया। ये जो 24 उद्योग थे, इसके लिए उन्होंने 1900 देश के आंकड़े चुने जो कि तुलना योग्य समंक थे, यानी कि 19 कंट्रीज ऐसे थे जिनके व्यापार के जो समंक थे या आंकड़े थे वो आपस में तुलना योग्य या कंपेरेबल थे। तो इनमें से केवल 5 ही देश ऐसे थे जिसमें कि साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति पाई गई। अब लियोनटीफ ने स्वयं मिन्हास की ये जो किताब थी इसका अध्ययन किया और इसकी समीक्षा की 1964 में, और ये पाया कि जो वैध साधन कीमत सीमा है उसके अंतर्गत 210 संभावित क्षेत्रों में साधन प्रतिलोमता मिलने का अंदेशा था। इसमें से 17 स्थितियों में ही वास्तव में साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति पाई गई, यानी कि 210 संभावित क्षेत्रों में से केवल 17 क्षेत्रों में ही वास्तव में जो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल था ये देखा गया। इसके बाद में 1967 में मोरोनी नाम के जो रिसर्चर या अर्थशास्त्री थे उन्होंने एक और अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि जो साधन गहनता प्रतिलोमता है ये बेसिकली वास्तविक जगत में, व्यवहारिक जगत में नहीं पाई जाती, ये केवल सैद्धांतिक रुचि का ही विषय है। पर फ्रेंड्स, साधन गहनता प्रतिलोमता के संदर्भ में एक चीज़ या एक तथ्य विशेष ध्यान देने योग्य है, और वो ये कि यदि व्यापार का, दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसका वॉल्यूम यानी कि उसकी मात्रा या आकार बहुत बड़ी हो तो फिर साधन गहनता प्रतिलोमता इम्पॉर्टेंट होती है और इसके कारण पैराडॉक्सिकल सिचुएशन पाई जा सकती है। या फिर अगर व्यापार विकसित और विकासशील देशों के मध्य होता है तब भी साधन गहनता प्रतिलोमता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर साधन गहनता प्रतिलोमता हो सकता है उसी वस्तु का उत्पादन विकसित राष्ट्र में अलग तकनीकी से या पूंजी श्रम अनुपात से हुआ हो और विकासशील देश में उस वस्तु का उत्पादन किसी और टेक्नोलॉजी या कैपिटल लेबर रेशो के द्वारा हो रहा हो। तो यदि व्यापार का आकार बड़ा होता है या देशों के विकास के स्तर में अंतर पाया जाता है तो साधन गहनता प्रतिलोमता का प्रभाव व्यापार पर पड़ सकता है। लियोनटीफ द्वारा हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अध्ययन में जो विरोधाभासी स्थिति पाई गई उसकी एक और जो व्याख्या की जाती है वह यह है
कि लियोनटीफ ने अपने अध्ययन में प्राकृतिक संसाधनों का जो भूमिका है या रोल है उसको नज़रअंदाज कर दिया। लियोनटीफ ने उत्पादन फलन को बेहद सरलीकृत या सरल कर दिया। उत्पादन के केवल 2 ही साधन इसमें प्रयुक्त किए गए हैं, पूंजी तथा श्रम। उत्पादन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, वो है प्राकृतिक संसाधन। इसकी संपन्नता में हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत में भी तथा लियोनटीफ के अध्ययन में भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो जो आलोचक है उनको ये कहना है कि यदि हम 3 संसाधन लेंगे तो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत ज़्यादा पूर्वानुमान लगाने में असमर्थ होगा। अभी तो हम सीधा सीधा ये कह देते हैं कि यदि श्रम संपन्न राष्ट्र है तो श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा, और यदि पूंजी संपन्न राष्ट्र है तो फिर पूंजी गहन वस्तु का निर्यात करेगा। लेकिन यदि हम तीसरा साधन भी ले लेते हैं तो फिर साधन संपन्नता और साधन गहनता को परिभाषित करना बहुत कठिन हो जाएगा। जैसा एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि एक देश में जो पहला जो देश है उसमें कैपिटल लेबर रेशो दूसरे देश के कैपिटल लेबर रेशो की तुलना में ज़्यादा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो पहला देश है उसमें पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधनों का अनुपात जो दूसरा देश है उसकी तुलना में कम हो। तो फिर हम ये कैसे कह पाएंगे कि जो पहला देश है वो श्रम संपन्न है या पूंजी संपन्न है या फिर प्राकृतिक संसाधन संपन्न है। तो ऐसी स्थिति में हम यह निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि श्रम गहन या श्रम संपन्न राष्ट्र कौन सा है और पूंजी संपन्न राष्ट्र कौन सा है, क्योंकि वस्तुओं में साधन गहनता यहाँ पर परिभाषित नहीं है। 1963 में जारोस्लाव वानिक नाम के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अध्ययन किया और यह तर्क दिया कि हो सकता है अमेरिका के जो निर्यात है उसमें जो पैराडॉक्सिकल स्थिति आ रही है या विरोधाभासी सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है, उसका कारण ये है कि अमेरिका में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। जो वानिक है वो ये कहते हैं कि अमेरिका के जो निर्यात है या आयात है वो ना तो पूंजी संपन्न है या पूंजी गहन है, ना ही श्रम गहन, बल्कि वो प्राकृतिक संसाधन संपन्न है। जो अमेरिका के आयात प्रतिस्थापक उद्योग हैं एक निश्चित अनुपात में पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन प्रयुक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी आयात पूंजी गहन प्रतीत होंगे, जबकि वो वास्तव में पूंजी गहन नहीं बल्कि प्राकृतिक साधन गहन है। क्योंकि अमेरिका में प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो अमेरिका को विदेशों से इन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। अब हो सकता है इनमें प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ पूंजी भी अधिक मात्रा में लग रही हो और फिर वो हमको देखने में पूंजी गहन प्रतीत होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को इग्नोर करने के कारण या उनकी भूमिका को उत्पादन में नज़रअंदाज करने के कारण जो लियोनटीफ का अध्ययन था उसमें विरोधाभासी स्थिति पाई गई। लेकिन जब इस व्याख्या का अनुभवजन्य परीक्षण हुआ तो पाया गया कि अमेरिकी जो निर्यात हैं उनकी तुलना में अमेरिकी आयात में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता अधिक है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि अमेरिका एक बहुत ही बड़ा देश है और वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। तो अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एक दरिद्र राष्ट्र नहीं है। अतः वानिक की जो व्याख्या है उस पर ज़्यादातर अर्थशास्त्री विश्वास नहीं करते। एक और कारण जो इस सिद्धांत के अंदर विरोधाभासी स्थिति पाए जाने का बताया जाता है वह यह है कि हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत में प्रशुल्क तथा परिवहन लागतों पर ध्यान नहीं दिया गया। विलियम ट्राविस नाम के अर्थशास्त्री ने 1964 में लियोनटीफ पैराडॉक्स और हेक्सर-ओहलिन थ्योरी का अध्ययन करते हुए यह बताया कि लियोनटीफ का जो विरोधाभास है उसका कारण प्रशुल्क है। यदि प्रशुल्क को उसमें अपनी थ्योरी में शामिल किया जाए तो
ये विरोधाभासी स्थिति एक्सप्लेन की जा सकती है, लेकिन अधिकांश विद्वान इस तर्क से सहमत नहीं हैं। विद्वानों का मानना है कि जो प्रशुल्क है, यदि हम आयात और निर्यात पर प्रशुल्क लगाएंगे तो यह व्यापार की मात्रा में तो परिवर्तन कर सकता है, यानी व्यापार के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकता है। यदि प्रशुल्क की मात्रा बढ़ाई जाए तो जो व्यापार की मात्रा या वॉल्यूम है वो घट जाएगी, और इसकी मात्रा यदि कम की जाए तो व्यापार का जो वॉल्यूम या मात्रा है वो बढ़ जाएगी। लेकिन प्रशुल्क इसकी संरचना को नहीं बदल सकता। यदि एक देश पूंजी संपन्न है तो वो पूंजी गहन वस्तु का निर्यात करेगा, और श्रम संपन्न है तो श्रम गहन वस्तु का। तो जो आयात प्रशुल्क है वो किसी देश को दुर्लभ साधन गहन वस्तु के निर्यात के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता, ऐसा विद्वानों का मानना है। फिर एक और अर्थशास्त्री बाल्डविन ने 1971 में शोध की और बताया कि प्रशुल्क के बिना व्यापार में पूंजी श्रम अनुपात में केवल 5% की कमी पाई गई, जो कि इस विरोधाभास को समझने के लिए काफ़ी नहीं है। यानी कि प्रशुल्क यदि लगाया गया तो व्यापारिक संरचना में या कैपिटल लेबर रेशो में केवल 5% की ही कमी आई। तो यह जो तर्क है यह लियोन्टिफ विरोधाभास की व्याख्या नहीं करता। तो फ्रेंड्स, जो विचारक हैं या अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि जो प्रशुल्क है या परिवहन लागतें हैं वो अंततः व्यापार की मात्रा में कटौती कर सकती हैं, लेकिन इसकी संरचना को नहीं बदल सकती। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि अमेरिका मध्य पूर्व के देशों से पेट्रोलियम आयात करने की बजाय स्वयं अन्य देशों को इसका निर्यात करता है। तो ये जो प्रतिलोमता है इसका कारण अधिक प्रशुल्क की दरें नहीं हैं, बल्कि अमेरिका में चूंकि प्रचुर मात्रा में तेल के भंडार उपलब्ध हैं और उसके विदोहन की उन्नत तकनीक है, इसलिए अमेरिका जो मध्य पूर्व के देश हैं वहाँ से पेट्रोलियम आयात करने की बजाय स्वयं इसका विदोहन करता है और इसका निर्यात भी करता है। एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्याख्या लियोन्टिफ पैराडॉक्स की जाती है वह यह है कि दोनों देशों में मांग तथा रुचि में अंतर होने के कारण जो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की अनुभवजन्य परीक्षण लियोन्टिफ के द्वारा किया गया, उसके परिणामों में या निष्कर्षों में विरोधाभासी स्थिति देखने को मिली। तो ये व्याख्या जो है ये कहती है कि अमेरिका की जो मांग संबंधी प्राथमिकताएं हैं वह पूंजी गहन वस्तुओं के पक्ष में है। तो दोस्तों, इस व्याख्या का क्या तात्पर्य हुआ कि जो अमेरिकी नागरिक हैं वो ज़्यादातर पूंजी गहन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। इससे अमेरिका स्वयं के देश में निर्मित पूंजी गहन वस्तुओं का तो घरेलू उपभोग कर ही लेता है, साथ ही साथ अपने नागरिकों की मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से भी श्रम गहन की बजाय पूंजी गहन वस्तुओं का आयात करता है। तो ये जो तर्क अगर सही है तो इससे लियोन्टिफ पैराडॉक्स एक्सप्लेन होता है कि जो अमेरिका का डिमांड पैटर्न है वो स्पेशल है, पूंजी गहन वस्तुओं के फेवर में है, और स्वयं के देश में उत्पादित पूंजी गहन वस्तुओं का तो पूरा कंजम्पशन कर रहा है, साथ ही साथ अन्य देशों से भी पूंजी गहन वस्तु मंगा रहा है। अब क्या यह तर्क सही है? तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने फिर से इस तर्क की खोजबीन की और इसका अध्ययन किया। तो स्टीफन वल्वानिस वेल नाम के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने 1954 में अध्ययन किया और पाया कि अमेरिका का तथा उसके जो दूसरे व्यापारिक सहयोगी देश थे उनका मांग प्रारूप लगभग एक समान था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अमेरिका के मांग प्रारूप में तथा उसके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे या व्यापारिक सहभागी थे उनके मांग प्रारूप में कोई खास अंतर नहीं था। 1956 में जोन्स ने एक स्टडी की और कहा कि मांग की प्राथमिकताएं लियोन्टिफ पैराडॉक्स की व्याख्या हो सकती हैं, लेकिन मैंने जैसा कि अभी आपको बताया जो वल्वानिस वेल थे उनके अध्ययन में ऐसा नहीं पाया गया।
उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो डिमांड पैटर्न है या दूसरे कंट्रीज़ का डिमांड पैटर्न है वो सेम है, उसमें अंतर नहीं है। एक और रिसर्चर या अर्थशास्त्री हाउथेकर ने 3 अध्ययन किए 1957 के डेटा के लिए, 1960 के डेटा के लिए और 1963 के डाटा के लिए। इसमें मांग संबंधी प्राथमिकताओं का अध्ययन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए किया गया था और फिर इस अध्ययन में ये पाया गया कि जो विभिन्न देश थे उनके मांग प्रारूप लगभग एक समान थे, इनमें कोई खास अंतर नहीं था। ये जो अध्ययन था इसमें यह भी पाया गया कि देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ श्रम गहन वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। दोस्तों, ये जो अध्ययन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ये देखिए कि जैसे जैसे देशों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है उनका श्रम गहन वस्तुओं की तरफ रुझान बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो फैंसी आइटम्स होते हैं, लग्जरी गुड्स होती हैं, वो श्रम गहन या हैंडमेड होती हैं। तो हैंडमेड जो वस्तुएं होती हैं उनका उपभोग अमीर व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और ये महंगी भी होती हैं। तो अमेरिका जो है ये एक अमीर राष्ट्र है। तो अमीर राष्ट्र होने के कारण इसका जो डिमांड प्रेफरेंस है वो श्रम गहन वस्तुएं हो सकती हैं। यदि ऐसा था अमेरिका में तो फिर इसका मतलब यह है कि हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत सही है तथा लियोनटिफ की स्टडी भी सही है। लेकिन अभी हमने ये जो अध्ययन है ये पढ़े तो इन अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ कि अमेरिका के मांग प्रारूप में और अन्य देशों के मांग प्रारूप में अंतर नहीं है। और एक और इसके अंदर तर्क अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया जाता है, वह है कि जो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत है उसमें सभी देशों में जो कि आपस में व्यापार कर रहे हैं समान मांग और रुचि की मान्यता ली गई है। तो यदि हेक्सर-ओहलिन की हम ये वाली मान्यता लेते हैं कि सभी देशों में मांग व रुचि एक समान है तो फिर या तो सिद्धांत में कमी है या फिर लियोनटिफ के अध्ययन में। तो मांग व रुचियों में अंतर होना लियोनटिफ पैराडॉक्स की या विरोधाभास की कोई उचित व्याख्या नहीं कही जा सकती। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जो अर्थशास्त्र का, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का विशेष तौर पर जो एक बहुत ही लोकप्रिय विरोधाभास है जो कि लियोनटिफ पैराडॉक्स कहलाता है, इसके बारे में पढ़ा कि लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या है, इसका जो अध्ययन हुआ उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, इसके क्या क्या निष्कर्ष निकले, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इसके क्या परिणाम थे और जो दूसरे अन्य देशों में भी लियोनटिफ का जो पद्धति थी उसी का प्रयोग करते हुए जो अध्ययन हुए उनके क्या परिणाम थे। और आज तक ये जो विरोधाभास है इसकी सही व्याख्या प्राप्त नहीं हुई है। तो इसकी कौन कौन सी व्याख्याएं हैं जो कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने की हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग 67 वर्ष पहले लियोनटिफ ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत का ये वाला अनुभवजन्य परीक्षण किया था और इसके जो परिणाम थे वो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि विस्मयकारी थे और सभी अर्थशास्त्री जो थे उनका ध्यान इस परिणाम पर गया या इस अध्ययन पर गया और तब से लेकर आज दिन तक अर्थशास्त्रियों के लिए ये जो विरोधाभासी परिणाम हैं ये गहन रुचि का विषय हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, इस पर सर्वाधिक शोध हुए हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। जब हम तार्किक दृष्टि से लियोनटिफ पैराडॉक्स का अध्ययन करते हैं और हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो हम दोनों अध्ययनों को ही सही प्राप्त पाते हैं। फिर हमारे सामने यह प्रश्न आ खड़ा होता है कि आखिर यह विरोधाभास क्यों? तो फ्रेंड्स, हमने लियोनटिफ पैराडॉक्स की और उसके संबंध में जो विभिन्न अध्ययन हुए बहुत विस्तार से इन पर चर्चा की।
अब आप में से जो विद्यार्थी अर्थशास्त्र में और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में शोध में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए भी ये जो लियोनटिफ का अध्ययन है और जो हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत है, इसमें अभी भी बहुत सारी परिकल्पनाएं ऐसी निकलती हैं जिसमें कि आगे अध्ययन किया जा सकता है। तो आप में से यदि कोई इंटरेस्टेड है, यदि किसी की रुचि है, तो आगे इस विषय पर अध्ययन या शोध जारी रख सकता है। तो मेरा विश्वास है कि ये जो चर्चा है इसको सुनकर और पढ़कर आपका इस विषय में ज़रूर इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा, आपकी रुचि जागृत हुई होगी और आप में से कोई ना कोई ज़रूर इस विषय को आगे बढ़ा कर ले जाएगा और इसमें नए आयाम जोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर इतना ही, और इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए कुछ अच्छी पुस्तकें और लेख इस स्लाइड पर आपके लिए डिस्प्ले किए गए हैं। तो आप में से जिनकी रुचि हो इस विषय को और विस्तृत रूप से पढ़ने की, तो वो इन किताबों के माध्यम से या इन लेखों के माध्यम से इस विषय को आगे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद इस विषय को इतना ध्यान से सुनने के लिए। आशा है ये आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत की आलोचनाओं के साथ मिलेंगे। पिछले जो 2 वीडियो सीरीज़ थी उसमें भी हमने हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांतों की आलोचनाएं पढ़ी। फर्स्ट में जो हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी की अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, यानी अवास्तविक मान्यताएं हैं, उनके आधार पर इसकी आलोचना पढ़ी और फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल पढ़ा। ये वाला जो वीडियो सीरीज़ था इसमें हमने इसकी जो एम्पिरिकल स्टडीज़ हैं, ख़ासतौर से लियोनटिफ द्वारा किया गया अध्ययन, उसके आधार पर हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी की कमियां पढ़ी। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम जो सामान्य आलोचनाएं हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत की हैं और इसमें से और क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।